नमस्तेभ्यः। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान। आपको लग रहा होगा कि क्या नए नए पोस्टर लेके आ जाते हैं। कभी किसी की फोटो लगाते हैं, कभी किसी की फोटो लगाते हैं। कभी अपनी भी फोटो लग जाएगी पीछे, मेरी भी लग जाएगी, आपकी भी लग जाएगी, लगना तो सबकी है। एक महीना भी नहीं हुआ है, 17 फरवरी का दिन और उसके बाद 11 मार्च का दिन, एक महीना भी नहीं हुआ। और उसके अंदर ही दो बड़े अपने आप में महान विद्वानों का हम सबके बीच में से विरह हो गया। कई लोगों का मैसेज आ रहा था, क्लास क्यों नहीं ले रहे, क्लास क्यों नहीं ले रहे, क्या बात है, क्या बात है। माहौल तो ऐसा था, क्लास ले क्या नहीं रहे, बोलने के लिए शब्द भी तो चाहिए, भाषा भी तो चाहिए, भाव भी तो चाहिए। बन ही नहीं रहे थे शब्द, भाव ही नहीं निकल पा रहे थे। तो रोज सोच रहा था कल से लेता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। फिर कल से लेता हूँ, कल चर्चा करता हूँ, हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन आज बहुत हिम्मत करके, आज भी अभी कैंसिल करने वाले थे थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाई और सोचा कि अपने बीच में ही हैं सब, अपने बीच के ही सभी हैं। और अपनों के बीच में अपनी बात करना तो कोई ऐसा प्रेशर की बात तो है नहीं। और इसमें हमें शैली चाहिए हो कि बहुत अच्छी शैली से हमें प्रेजेंटेशन करना हो, ऐसा भी कोई विषय नहीं है। घर परिवार के बीच में घर जैसी बात करना, इसमें कहीं कोई मुझे समस्या नहीं दिखी। और अपनी मन की बात अपने में ही यदि शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अपना मन भी इन सब प्रकार की उलझनों से दूर हो जाता है। देवलाली शिविर में कितने आए थे मुझे नहीं पता, लगभग 8-9 महीने। मेहर जी साहब दिख रहे हैं, शोभा जी दिख रही हैं, वो बता रहे हैं कि आप सभी थे देवलाली में। देखें आप, हम तीनों इस तरह से खड़े हुए थे और फोटो खिंचा रहे थे। बीच में तो मैं हूं ही, एक तरफ है हमारे आदरणीय संजीव जी गोधा और दूसरी तरफ है हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी कोटा। कौन सो सकता था कि ये एक साल भी नहीं होगी और इनमें से कोई ना कोई चला जाएगा। अभी 7-8 महीने पुरानी बात है, कोई बहुत वर्षों पहले की बात हो ऐसा नहीं है। देवलाली में हम लोग सब थे, खूब माहौल, चर्चाएं। और सिर्फ तत्व चर्चा ही नहीं, ऐसा ना समझा जाए कि हम लोग सिर्फ तत्व चर्चा ही करते हैं। भूमि के अनुसार बातें भी होती हैं, गप्पें भी हो जाती हैं, एक अपनापन, वात्सल्य, सब प्रकार का माहौल बनता है। और खूब अपने परस्पर में विद्वानों का मिलना और अपनी परस्पर की अच्छी चर्चा होना, ये सारा माहौल हम लोगों के बीच में भी बना रहता है। और समय पाकर अधिकतम तत्व चर्चा भी होती है और उसमें ही अंदर अंदर गहराई में उतरते हैं। वो मई का महीना था और देखो जनवरी का जब महीना आया 2023, वो 2022 था, अभी 2023 आया। जनवरी की शुरुआत तक में भी किसी को ऐसा कोई भी विकल्प नहीं होगा। ढाई दीप का पंच कल्याणक था और ढाई दीप के पंच कल्याणक के अवसर पर देखो, पंच कल्याणक की पूर्व बेला, पंच कल्याणक भी शुरू नहीं हुआ था। लगभग 13-14
जनवरी की बात होगी। ये दोनों विद्वान इस तरह से देखो अपने कैसे अपना जैन ध्वजा को भी लेते हुए और इस तरह से तिरंगा, अनेक कोई सोच सकता था? रेखा जी, मंजूषा जी, मान लो ऐसा हमने आप लोगों में से भी किसी ने भी मान लो प्रत्यक्ष देखा होता उनको, पंच कल्याणक के थोड़े बिफोर की बात है, क्योंकि संजीव जी भाई साहब तो पंच कल्याणक में आ ही नहीं पाए, उसके कुछ 2-4 दिन पहले ही निकल गए थे जी। पूरे पंच कल्याणक में थे, लेकिन उससे पहले दोनों ने मिलकर इस तरह की फोटो मतलब खिंचाई किया। वो थे और लोगों को रहता है ऐसे सेलिब्रिटी जैसे लोगों के साथ में हम फोटो खिंचाएं, सौभाग्य है उनकी फोटो खींच के हम अपने पास रख लें, इस तरह से खुश होते हैं, अच्छा लगता है। तो दोनों का एक साथ ऐसा रहना, और फिर दोनों ही 1 फरवरी और 1 मार्च में दोनों का चला जाना बहुत बड़ा अपने जैन समाज पर, मुमुक्षु समाज पर, हम सभी के लिए और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एक तरह से आघात ही है, क्योंकि हम लोग हमेशा से पिछले 20-25 सालों से खूब साथ में रहे हैं। जयपुर में जब थे तो हम लोग सब साथ में रहते थे, एक ही ऑफिस में बैठते थे, काम करते थे, संस्था की दृष्टि से भी काम करते थे और अपने अध्ययन की दृष्टि से भी चर्चाएं करते थे। आज तो खैर प्रसंग हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी साहब का है। हम दोनों का कैसा तालमेल और सानिध्य रहा है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। हो सकता है कि कोई सोचे कि आज तो हम 24 ठाणा के लिए आए थे और ये क्या प्रसंग बन गया, और ये तो अपनी कहानी सुना रहे हैं, हमें उस कहानी से क्या करना, हमें तो तत्व की बात सुनाओ। कहानी में भी तो तत्व ही है। प्रथमानुयोग क्या है? कहानी ही है, और कहानी से ही तो हम सब सीखते हैं। माने जो हम तत्व सीखते हैं, ये कहानियां, प्रथमानुयोग, ये सब उसके लिए उदाहरण स्वरूप है, ऐसा पंडित टोडर का माने। प्रथमानुयोग तो एग्जाम्पल ही है उस तत्व को समझाने के लिए। तो कोई कहे ये तो प्रथमानुयोग नहीं है, प्रथमानुयोग तो ग्रंथों में लिखे रहते हैं। तो ग्रंथों में जो लिखे गए, पहले तो चलते फिरते तो थे, और वे चलते फिरते अपने तत्व ज्ञान की ओर बढ़ गए, तो वे उन कथानकों में सम्मिलित हो गए। ये समझ लो अपने लिए तत्व चिंतन के लिए एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल ही प्रसंग है, तो इसलिए इसको स्वाध्याय ही समझा जाए और प्रैक्टिकली स्वाध्याय ही समझा जाए, इस भावना से मैं कुछ चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। जब हम जयपुर में थे तो साथ में ही पढ़े हैं हमारे पंडित धर्मेंद्र जी साहब और हम। होने को तो जूनियर सीनियरिटी में 3 साल का अंतर था, और कई लोगों को ख्याल में नहीं आता था कौन सीनियर है कौन जूनियर है। कई लोग हमें सीनियर समझते हैं, कई लोग उनको सीनियर समझते हैं, लेकिन कोई ख्याल में नहीं आता कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्योंकि वे सीनियर थे और हम तो अपना कुछ आगे की पढ़ाई करके गए थे मैथ साइंस की, और 11th और पास करके फिर से रिपीट किया तो हो गया। बाकी 2 साल का हम लोगों का लगभग अंतर था, वो 44 साल के, मैं 42। और साथ में वहां पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के साथ ही हम दोनों ने ही वहीं स्मारक में, टोडरमल स्मारक जयपुर में, साथ में ही वहां काम करने का निर्णय लिया और साथ में काम किया। दोनों ही अधीक्षक पद पर थे। अधीक्षक कहें, सुपरिंटेंडेंट कहें, वार्डन कहें, जिसको जिस भाषा में ख्याल में आए।
उसी रूप में हम लोग वहां पर थे। 1.5 साल तो लगभग हम डॉक्टर संजीव जी गोधा के साथ भी रहे, और वो जैन पथ और वीतराग विज्ञान संभालते रहे और साथ में विद्यालय देखते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा काम यदि हम लोगों का हुआ है तो हम दोनों का मिलके हुआ है। लगातार यदि आपको बता दें कि सुबह से, देखो सुपरिंटेंडेंट का काम मुझे लगता है आप सबको पता हो, इस बहाने नहीं पता हो तो पता चल जाएगा। टोडर स्मारक जयपुर में सुबह से हम लोग दोनों 5 बजे उठते हैं, और पहले तो मोबाइल था ही नहीं, तो इंटरकॉम रहते थे। मेरा नंबर शायद 32 नंबर था, 32, और उनका 41, ऐसा। सुबह उठते ही फोन करते थे एक दूसरे को, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र हुआ और चलें, बस यहां से शुरुआत, जय जिनेन्द्र हुआ और चलें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ चलें, बच्चों को जगाने चलें, और कहाँ चलें। 250 विद्यार्थी थे उस समय, 175, और दोनों मिलकर ही 250 को देखते थे। तो बस चलें, बस ठीक है। आधे विद्यार्थियों को आप जगाओगे, आधे विद्यार्थियों को मैं जगाऊंगा। तो ऐसे उनको जगाने का परस्पर में काम चलता था। आपको पहचान में कदाचित आ सकते हैं, आ जाएं कि यहाँ मैं कौन हूँ, धर्मेंद्र जी कौन है। ये विद्यार्थी भी अब बहुत बड़े हो गए हैं, लगभग सबकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए। ये धर्मेंद्र जी जो अभी आपको सर्कल में दिखाया, ये मैं हूँ इधर। फोटो तो बहुत होंगी, सब पड़ी है यादें। पहले खैर मोबाइल वाले सिस्टम नहीं थे, तो कैमरे से जहां जो खिंच गई तो खिंच गई, जिसके पास होंगी। तो अभी विद्यार्थी ही हमारे पास भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं से इधर उधर से फोटो भेज रहे हैं यादों के लिए, क्योंकि सभी विद्यार्थी हम दोनों को बिल्कुल इतना आपस में जोड़ के रखते थे, और मानते थे कि वास्तव में तो जैसे भाई ही हैं। हम्म। और ऐसी यूनिटी, ऐसी एकता, दो सुपरिंटेंडेंट की, दोनों वार्डन की एक साथ, मैंने तो आज तक कभी देखी नहीं। और लोग भी कहते हैं उन्होंने भी नहीं देखी। कहीं कदाचित अपवाद हो तो उनको बुरा ना लगे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, किसी को अपना बनाएंगे और अपना काम कराएंगे। कुछ विद्यार्थी उन वार्डन से बनाएंगे, कुछ इनसे बनाएंगे और अपना अपना काम कराएंगे। एक कुछ आएंगे कहेंगे अरे वो अच्छे नहीं है धर्मेंद्र जी, आप हमारा काम कर देते हो, आप अच्छे हो। कोई उनके पास जाएंगे, अरे वो प्रवीण जी तो ऐसे ही हैं और आप ही अच्छे हो। तो अपना अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों की रीति नीति होती है। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, आप हमें छुट्टी दे देते हो, आप अच्छे हुए तो छुट्टी नहीं देते, एक दूसरे का इस तरह से। लेकिन हम लोग सुनते थे, ओके, और फिर आपस में बात करते थे। आपसे मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा, एक दूसरे से चर्चा कर लेते थे। बच्चे समझते थे कि हमने आपस में इनके मजे ले लिए और अपना हम काम निकाल लेंगे। लेकिन हम लोगों की नेचुरल इतनी अंडरस्टैंडिंग कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे उसका फायदा उठा लें। वो दोनों मिलके, कोई बात नहीं, जिनको जो कहना है कहने दो, अपन तो अपन समझ गए, अपन आगे का काम करते हैं। ऐसी ट्यूनिंग के साथ जब लगातार लगातार 8 साल तक हम लोगों ने काम किया, तो पीछे पीछे हम लोग के नाम रख दिए गए, और नाम ऐसे रखे कि अभी भी वो आप सबको सबको स्पष्ट हैं। ऐसे नाम 1975 का, 1975 के वे नाम, देखो ये आ गया मैसेज। शोले फिल्म के जय वीरू हैं, जय वीरू, ऐसे ऐसे नाम रखे गए थे। लेकिन कभी भी हमें ख्याल में नहीं आया कि कौन जय है कौन वीरू है। बस जय वीरू की जोड़ी है। माने ऐसे समझ लो मित्रता, इतनी दोस्ती और अपना आपस में प्रेम और एक दूसरे का ख्याल रखना, माने कुछ भी हो जाए। और गजब का ये है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं। अरुण जी साहब, जब एक फील्ड में दो उतरते हैं
तो एक दूसरे से ईर्ष्या होने की संभावना रहती है, कंपटीशन हो जाती है कि कौन आगे और कौन पीछे। कोई कंपटीशन नहीं। आप सोचोगे क्यों क्यों नहीं कंपटीशन? रजनी जी, क्यों नहीं कंपटीशन? सुधा जी, कारण ये था, नेचुरल हम लोगों के काम ऐसे बट गए थे, किसी ने बांटे नहीं। वैसे हम लोगों के ऊपर आदरणीय शांति जी भाई साहब रहे, हम दोनों उनके अंडर में काम करते थे। लेकिन वो तो शांति जी ऐसा नाम है, प्रशासक भी जबरदस्त हैं, लेकिन वे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। यदि आप अपने मन से स्वेच्छा से काम करते हो, उत्साह से, कुछ नहीं बोलेंगे, जो मन में आए करो, अच्छे से अच्छा बस देखो और आगे पीठ थपथपा दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। बस तो हम लोग मिलके और खूब काम करते थे बच्चों के साथ, और कहाँ क्या जरूरी है उसमें सब में सम्मिलित रहते थे। तो बात तो मुझे करना है कि एक दूसरे में कंपटीशन क्यों नहीं हुई कि काम हम लोगों के ऐसे बट गए, वे प्रशासक फील्ड में आ गए और हम प्राध्यापक फील्ड में आ गए। विद्यार्थियों की स्कूल में कॉलेज में एडमिशन कराना है, वे चले गए। उनकी फीस भरना है, वे चले गए। कहीं डिसिप्लिन में कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है, बच्चों को फाइन लगाना, डांटना, उन्होंने संभाल लिया। और जहां आई बात कक्षाओं की, विषय पढ़ाना, प्रवचन है, कभी ये है कभी वो लेना है, तो हमारे ऊपर आ गया। तो अपने आप ही ऐसे काम बट गए। इसलिए तो लोगों ने देखो एक उपमा और देने लग गए लोग, कि बुद्धि और शक्ति की जोड़ी है। जो हमें सुनने बैक में मिलता था कि एक तो बुद्धिगत काम करता है और एक शक्तिगत काम करता है, इसमें तो हमें समझ में आ गया था कि धर्मेंद्र जी के लिए शक्ति रूप में, प्रशासक रूप में मानते हैं, और हम पढ़ाने पढ़ाने के काम में रहते थे तो बुद्धि के रूप में स्वीकार करने लगे। तो ऐसी आपस में तालमेल रहता था, और तालमेल के साथ बराबर काम करते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। बहुत साल निकल गए। 2010, सन 2010 में प्रसंग भी कैसा, उस समय ही ऐसा प्रसंग बना। देखो देखा जाए तो बीच में तो खूब घटनाएं हैं। हम लोग सब साथ में काम करते थे, रिश्ते आते थे तो दोनों एक दूसरे से बात करते थे, आपको कहाँ से रिश्ता आया, आपको कहाँ से। अब ये तो बातें हैं, माने कहने योग्य क्या है, लेकिन ऐसे एक भावना हुई तो अच्छा, आपको उधर से भी आया, उधर से भी आया। कभी कभी तो दोनों को एक जगह से रिश्ते आ जाते थे, शादी के रिश्ते, माने कहाँ क्या ऐसा माहौल बनता रहता था। और फिर लेकिन सन 2010 में ऐसा हुआ कि 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2010 में पता नहीं ऐसा एक अलग अजीब टाइप का माहौल सब बना। जो भी रहा हो, परिस्थितियां तो सब जगह निमित्त मिल ही जाते हैं। तो ऐसे निमित्त बने कि फरवरी अभी निकली है, फरवरी, ऐसे वो 2010 फरवरी को हमारा मूड बन गया, बल्कि जनवरी में ही बन गया कि अब फरवरी में मुझे जगह बदलने का मन है, अब शायद यहाँ से मैं छोड़ूंगा। तो धर्मेंद्र जी ने खूब मनाया कि जाओगे तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। खूब कहा, बहुत मनाया, समझाया, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा कि मेरा तो अब समझ लो काल आ गया है, मुझे तो जाना ही है। अब मैंने पक्का कर लिया है। दादा समझाएंगे तो मानोगे कि नहीं, अन्ना जी मनाएंगे तो मानोगे कि नहीं। मैंने कहा अन्ना जी से तो मैंने परमिशन ले ली है, उनके बिना तो मैं कहीं हिल भी नहीं सकता। और अन्ना जी ने हाँ बोल दिया तो अब तो मैं जाऊंगा। अन्ना जी से बात कर ली, फिर दादा के पास भी गया। दादा ने भी खूब रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि प्रवीण को यहीं रुकना चाहिए। लेकिन मन बन गया था तो फिर बन गया। फिर मैं फरवरी में, मेरी 27 फरवरी को विदाई हो गई वहां से, और फिर मैं वहां से छोड़ के चला गया। 2-3 साल इधर उधर रहा, वो रहा। उसके बाद तो देखो प्रसंग भी कैसा, मेरा मन हुआ और उन्होंने भी ठान लिया अब मैं भी जाऊंगा, अब नहीं रोकेंगे।
मार्च निकला, अप्रैल निकला, मई, जून, 2-3 महीने 4 महीने हुए। जून में उन्होंने भी बोल दिया मैं भी जा रहा हूँ। 3-4 महीने का ही गैप होगा। बस जुलाई से वो भी चले गए, वही कोटा पहुंच गए। और कोटा में वहां पर शास्त्री संस्था के प्राचार्य वहां बन गए। और ये बहुत अच्छा संयोग था कि वहां प्राचार्य, यहाँ पर थे वो अधीक्षक और अब वहां प्राचार्य। तो पता नहीं हम दोनों का क्या सेटिंग है, क्या है, कुदरती जो भी कहो, प्रकृति खींच के हमें यहाँ पर ले आई बांसवाड़ा कि भाई तुम लोग एक प्राचार्य है तो दूसरा प्राचार्य होना चाहिए। वहां कहाँ घूम रहे हो? तो हम बिल्कुल नहीं चाहते या सोचते भी नहीं थे कि मैं बांसवाड़ा राजस्थान में आ सकता हूँ, क्योंकि जो जयपुर जैसे शहर में रहा हो, फिर वो थोड़े छोटे शहर में जाना मुश्किल पड़ता है। ये आप सब जानते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, पूना में रहते हैं, उनसे कहो कि गाँव में रह लो, छोटी जगह पर घूमने तो जा सकते हैं, लेकिन रहने की बात करोगे तो कठिन हो जाता है ना, मुश्किल पड़ती है। जो अमेरिका रह के आया हो और फिर उसको इंडिया में आना मुश्किल है। आने वाले आ भी जाते हैं, लेकिन अरुण जी जैसे आ जाते हैं, दीप्ति जी जैसे आ भी जाते हैं, लेकिन कठिन है आना। लेकिन फिर भी ऐसी जोड़ी थी, तो वहां से यहाँ से हमें आमंत्रण निमंत्रण आया कि आप यहाँ की संस्था संभालो। तो बस हम यहाँ पर बांसवाड़ा में, हम यहाँ प्राचार्य, वो वहाँ प्राचार्य, और लगातार लगातार ऐसी संगति बैठती रही। खूब परस्पर में चर्चा करते थे, पहले अधीक्षक के रूप में, अब प्राचार्य के रूप में। वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, खूब चर्चाएं होती रहती थी। कैसे बच्चों को पढ़ाना, कैसे समझाना, शास्त्री विद्वान अच्छे कैसे बनाना, ऐसा परस्पर में चलता था। शिविर लगते थे जयपुर में, अथवा प्रशिक्षण शिविर देवलाली, द्रोणगिरी, खनियाधाना, विदिशा, जहां जहां सब जगह साथ में रहते थे, फिर बने रहे साथ में। और बराबर ऐसा सारा तालमेल बनता रहा और खूब साथ में काम किया, खूब मजा आया, आनंद लिया। और गजब की बात तो यह है कि इतने साल हो जाने के बाद अभी फरवरी के महीने में, क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुआ है, करना नहीं चाहिए एज ए पेपर वर्क पर, लेकिन अब प्रसंग है तो मैं कर ही देता हूँ। अभी देखो, वो फरवरी का महीना मेरा, और ये भी फरवरी का ही महीना, मार्च आ गया, लेकिन फिर परिवर्तन का, जगह परिवर्तन का विचार आ गया। 10 साल हो गए यहाँ, ऐसा लगा कि अब शायद 10 बस। वहां से कोटा से धर्मेंद्र जी कहते हैं हमारे भी बहुत हो गए। दोनों ने आपस में बात की, चलो दोनों जगह बदलते हैं। देखो, जगह बदलते हैं, क्या बदले। उन्होंने सोनगढ़ चुन लिया और मैं ढाई दीप इंदौर चुन लिया। फरवरी में फैसला हो गया कि वे जाएंगे सोनगढ़ और मैं जाऊंगा ढाई दीप इंदौर। बात हो गई आपस में, सब दोनों का फाइनल। दोनों अपनी अपनी पैकिंग में लग गए। हो गई पैकिंग? हाँ हो गई। तुम्हारी चल रही है? हाँ चल रही है। ऐसी पैकिंग चलते चलते, और अभी सब तैयारियां चल ही रही थी। मैं भी अभी 2-3 दिन की आपसे छुट्टी लेके गया। मैं ढाई दीप इंदौर ही गया था वहां बच्चों के इंटरव्यू लेने के लिए, और अभी तक आप लोगों से सीक्रेट रखा था, लेकिन प्रसंग बस बताना पड़ा। तो वहां जाके सारा हो गया और इंटरव्यू हुआ, और रात को 11 तारीख की रात को करीब 12 बजे मेरे पास किसी का फोन आया। फोन रखा हुआ था, वाइब्रेशन पर था, और फोन आया। मैंने 12 बजे रात को कौन लगा सकता है, पहले तो सोचा कि नहीं उठाते हैं, लेकिन देखते हैं इतनी रात को इमरजेंसी में कुछ तो होगा। उठा लिया। सूचना दी, बहुत बुरी सूचना, कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे। बिल्कुल भरोसा नहीं। मैंने झूठ क्यों बोलते हो, कौन बोल रहे हो, क्या है, कौन से धर्मेंद्र जी?
अरे अपने आपके धर्मेंद्र ग्रुप में देखा, उधर चलने लगा ग्रुप में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, खूब एकदम उधर से ही बस कैसे करें क्या करें। रात को 1 बजे ही वहां से एक छोटा सा बैग लेके भागे। ना तो ट्रेन थी ना बस थी सुबह 6 बजे के पहले, लेकिन बस अपनेपन से भागते गए। 1 आध किलोमीटर भागे, ऑटो मिला, फिर वहां से वो जो न्यूज़पेपर वाली गाड़ियां चलती हैं हर 2 2 घंटे में बदल बदल के पहुंचे। 12 बजे तक उनके अंतिम, उनको देखने के लिए कि भैया बस अब क्या है, इसके बाद तो कोई चांस है नहीं। पहुंचे वहां पर, पहुंच गए, देख लिया, लेकिन क्या करते। उस दिन समझ में आया कि जय कौन था, वीरू कौन था। हम्म? जैसे जय शोले फिल्म में पहले चले गए, ऐसा ही उस दिन ख्याल में आया कि अरे जय तो ये निकले, मैं तो वीरू ही रह गया। ठीक है, खैर भावुक नहीं होना चाहिए मुझे इस स्तर पर और इस स्टेज पर, बल्कि कोई भावुक हो तो उनको इन भावनाओं से दूर करना चाहिए। और मैं भी नहीं चाहता था, इसलिए मैं 2 3 दिन से बोल नहीं रहा था। यदि बोलूंगा तो तकलीफ मतलब होती है। देखो, वो है ऐसा ही तो है मंजूषा जी, मोह को तोड़ना है, लेकिन उसके लिए कितना अभ्यास चाहिए सचमुच, बहुत अभ्यास चाहिए। माने अपने सगे संबंधी चले जाते हैं, कैसा लगता है, कदाचित दूर के हों तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिससे खूब जुड़ान हो तो उसका असर तो रहता है। इसलिए तो ये सूतक पातक के नियम बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझे सूतक लग गया है, तो मुझे कुछ न जिनवाणी छूने की इच्छा हो रही थी न कहीं। इसलिए ये सब सिस्टम बनाए गए हैं कि उस समय अपना मन बहुत विकृत रहता है, उलझा हुआ रहता है। कभी रोना आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, बहुत सारे उथल पुथल मन में मची रहती हैं। तो संभल नहीं पाते, और जब संभलते नहीं हैं तो बहुत माने उलझन इस तरह की बनी रहती है। इसलिए अ, ऐसा प्रसंग नहीं बना। अब जो भी रहा उनके साथ ऐसा बनाओ बना, और फिर सोचा कि चलो बात तो करनी है, आपके बीच में रखेंगे, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। मुझे तो बहुत लोगों के फोन रोज आते रहते हैं, मुझे ही समझाने लगे बहुत लोग कि देखो भाई अपना ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आप लोगों में से भी कई लोगों के मैसेज आए, और आप लोग कहेंगे मैं पहले ही कह देता हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि इतने बड़े बड़े विद्वान चले गए, अब आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है सब दृष्टियों से। रखते हैं, कोशिश करते हैं, बाकी जिस समय जिसका जो होना है वो होना है। इन्हीं का मैसेज आया है कि उनको हुआ क्या था, वो भी मैं बता देता हूँ। हुआ तो क्या था, अरे एक फोटो मेरे पास आई है अभी, धर्मेंद्र जी, मैं और मंजूषा जी, देखो 2.5 दिन वहीं का है जहां तक है। साथ में कहाँ से किसने खींची और कैसे मेरे पास अभी यहाँ पर उपलब्ध हुई, तो ये मंजूषा जी ने भी नहीं सोचा होगा कि हम जहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं अब इनमें से कोई एक हमारे बीच में नहीं रहेगा। जबकि देखा जाए स्वास्थ्य में उनकी कोई समस्या नहीं थी ज्यादा, बस सुना है कि बीपी उनका थोड़ा बढ़ जाता था, हाई हो जाता था। अब उनने सोचा कि ठीक है, होगा, जो कभी कभी अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर उन्होंने भी किया। ठीक है, होता रहा, चलता रहा। 11 मार्च का रात का समय है। उस समय लगभग 10:30 बजे उनको अचानक ऐसा, उसके पहले ही उनसे बहुत लोग मिल के गए थे, 9 साढ़े 9 बजे आए वहां पर, जो भी चाय वाय पी होगी रात को, और वे लोग मिल के गए। और फिर
10:30 बजे थोड़ा उनको अनईजी सा फील हुआ कि कुछ हो रहा है, तो उनको लगा शायद गैस बन रही है। ये कंफ्यूजन है, बड़ी कंफ्यूजन है। ये गैस का बनना और हार्ट अटैक कई बार सिमिलरिटी का काम करते हैं, समझ में नहीं आता। तो उन्हें घरेलू उपचार किए होंगे थोड़े बहुत कि शायद वो गैस की तकलीफ है। तो ठीक है, देखते हैं अभी। और उससे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, तो तकलीफ बढ़ ही रही है। तो उन्होंने अपने वहीं के जो अपने सुपरिटेंडेंट साथी उनको बुलाया, वार्डन को, और कहा कि भाई नीतीश जी हैं, वो झालरा पाटन के, उनको बुलाया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तकलीफ ज्यादा है, तो एक बार चलते हैं, दिखा लेते हैं, क्यों अपन रिस्क लें। चले गए। वो भाभी, उनकी मिसेज श्रीमती नेहा जी, मंडी बमौरा की है वो, और अपने धर्मेंद्र जी शास्त्री मध्य प्रदेश में सागर जिले के अंदर जो बंडा गांव है, वहां के मूल निवासी, जन्म स्थान उनका वहीं का है। तो उन्होंने कहा मैं भी चलती हूँ। इन्होंने कहा क्या करना, मैं भी आता हूँ, बस देख चेकअप करा के आ जाते हैं, उसमें क्या है, कोई तकलीफ तो है ही नहीं। वहां पे अपने आदरणीय अपने संजय जी देवर, उन्होंने भी कहा होगा मैं भी चलता हूँ। कहते हैं क्या करना, अब भी आता हूँ मैं। तो वो एक गाड़ी निकाली और एक वार्डन के साथ ड्राइवर को बुलाया और चल पड़े। पास के कोई हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो वो ले गए क्या, तो दूर दूर तो था ही, सब हॉस्पिटल भी दूर था, और रास्ते में चले जा रहे थे, ले जा रहे थे। और उतने में धर्मेंद्र जी भी अच्छी बातें किए जा रहे हैं, अच्छी माने फ्री फ्रेश एकदम, मन एकदम संतुष्ट। कहते भाई नीतीश मुझे कुछ सुनाओ ना। तो उसने कहा मैं आपको क्या सुनाऊं, आप तो सब जानते हो, क्या सुनाना है इसमें। नहीं नहीं, मुझे तुम अच्छा सुनाते हो, मुझे तुमसे कुछ सुनने की इच्छा है। तो वो सुनाने लग गया, और धर्मेंद्र जी ने दोनों हाथ जोर से उसके पकड़ लिए, जोर से पकड़े, और वो सुनाने लगा, और एकदम अपने आप ही हाथ छूट गए। रास्ते में ही हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, और फिर बाद में जब पहुंचे तो उन्होंने वहां डिक्लेयर कर दिया शायद हार्ट अटैक था, और कहते हैं कि नहीं। अब कहानी तो हो गई समझो। बात यह है कि कभी कभी तो ऐसे विकल्प आते हैं कि उनकी धर्म पत्नी नेहा भाभी, वो हमारी प्रेक्षा जी, इन लोगों के खूब मित्रता, अभी भी बात होती रहती थी। जब भी बात करते थे ना, पैकिंग हो गई क्या, ये भी कहते हाँ चल रही है, वो शुरू हो गए। माने शुरू से ही खूब लगाव आपस में, और हम लोग भी चर्चा करते थे। तो उनको भी अभी जाके मैं मिला, तो इतनी भीड़ थी, वो दुखी तो थे ही, परेशान थे, लेकिन 40-50 लोग वहां बैठे होंगे। और मैं पहुंचे ही हूँ वहां पर, देख के एकदम हाथ पकड़ के फूट फूट कर रोने लगी। अपनापन इतना विशेष के ऐसा लगता है, कोई तो संभाले। कहते हैं कि अब तो सब चला गया, अब क्या बचा, प्लानिंग वहीं की वहीं रह गई, कुछ नहीं बचा। उनकी दो बेटियां हैं, एक लगभग 12 साल की, एक है लगभग 6 साल की। होने को तो हम लोग यहाँ तक बातें करते थे कि आपस में रिश्ते भी कर लेंगे अपन सब, बेटियां एक आध दोनों आ गई तो दोनों बस, और नहीं तो एक तो पक्की है। हमारे 2 लड़के, उनकी 2 लड़कियां हैं, यही अंतर समझ लो ऐसा था, लेकिन दो दो। और ऐसा भी सोचते थे कि चलो अपन पढ़ा लो, एक दूसरे से अपनी रिश्तेदारी भी हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें भी खूब चलती रहती थी। और ऐसी घटना घटी, जो भी माहौल था। अभी तो एक विकल्प आता है, 5-6 साल की बच्ची, बड़ी तो खैर थोड़ी समझ गई। तो उसको देख रहा था मैं, छोटी बच्ची को वहां, वो तो खेल रही है, इधर उधर भाग रही है, जो और भी आए ना बहुत सारे मेहमान उनके साथ, इधर उधर भाग रही। उसको पता ही नहीं है क्या हो गया, ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है,
ये शिविर लगा है शायद, या उनके बहनोई और जो जो भी मौसी और बुआ सबके बच्चे आए आपस में खेल रहे हैं। मैंने सोचा अभी भीड़ छटेगी और फिर बाद में बोलेगी पापा कहाँ है। मैं तो सोचता हूँ अपन अपने पास प्रश्न उठाओ, ये सब अपने साथ ऐसी घटना घटे, छोटा बच्चा बोले मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, बुलाओ। मैंने एक दिन के लिए वो बाहर चले जाते तो बोलती थी बुलाओ तुरंत, नहीं जाना या साथ में ले चलो। अभी उसको जवाब देने के लिए मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं। आप लोगों के पास उत्तर हो तो सोचो। माने अभी बोलेगी पापा कहाँ है, पापा को बुलाओ, क्या उत्तर देगी? धीरे धीरे समझेंगे जो भी होगा। माने उस संसार की ऐसी विचित्रताएं हैं। कहानी तो चल रही है, लेकिन कहानी ऐसी है कि सब क्षणभंगुर है। अब व्यक्ति सोचे कि अब हम क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए तो मैंने पिछली बार भी कहा था हमें अपनी तैयारी कर लेना है। हम वो धर्मेंद्र जी की चर्चा करते थे कि अपन अपने में से किसी का कोई चला जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, तैयारी कर लो, इसमें लाभ है। हो सकता है 2-4 दिन तो रोएंगे और रोना आएगा भी, है ना। इतना एकदम पत्थर जैसे बन जाना ये तो कठिन काम है। ये तो गुण स्थान प्रमाण कदाचित इतना होगा होगा, लेकिन हमारी तैयारी तो रहना चाहिए। बहुत क्षणभंगुर है सचमुच, ये संसार बहुत विकट है। माने इसमें तो सुख है ही नहीं, और सुख के साथ अपन जिन संयोगों में आनंद मान रहे हैं ये आनंद कोई काम के नहीं है। 2 दिन पहले और एक दिन पहले खुशियां मनाने वाला व्यक्ति क्षण भर में कुछ भी संयोगों का वियोग लिए हुए हो जाता है। अब देखा जाए क्या कमी थी, इतना नाम था, सब कुछ था, लेकिन सब है। संजीव जी गोधा कितना नाम था, उनके पास तो समझ लो बैक सपोर्ट भी कम नहीं था। उनको बचाने के लिए या जो भी भावना भाई गई हो, प्रयास किए गए हो, तो उनके लिए तो अरबों की संपत्ति बैक सपोर्ट था। धैर्यवेंद्र जी के पास समय नहीं था। सुना है कि 15 मिनट, यदि 15 मिनट ही लेट हो गए, यदि उतने 15 मिनट मिल जाते तो बच जाते। 15 मिनट है अपने पास। अरे एक समय में चिड़िया उड़ जाती है, वो तो सब फिर कहने की बातें हैं। 15 मिनट होते कि 5 मिनट होते कि 2 मिनट मिल जाते, ते वाला तो काम यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा है वही देखा है, वही होने योग्य है, वही होता है। इसमें हमें बिल्कुल अब कंजूसी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये स्पष्ट स्थिति है। हमने उस दिन कहा था संजीव जी 47 साल के थे, 47 ईयर्स। वो धर्मेंद्र जी 44। हमने उस दिन कहा था कि अपनी उम्र 47 ही माने। मैं मानू या अन्य लोग माने, जिनकी ज्यादा है वो थोड़ा सा और ले लें, ज्यादा ही हो गई है। 70 वाले 75 ले लो, 75 वाले 80 ले लो, 60 वाले 65 ले लो, 5 साल और ले लो, सब ब्याज की है, एक्स्ट्रा ही है। यहाँ यहाँ तो 47 भी पूरे नहीं कर पाए। माने कितनी उम्र चाहिए कल्याण के लिए। अभी वो एक पिछले बार प्रसंग में नहीं, वो अपने एसपी भारती जी बोले थे कि संजीव तो मेरे लिए नीलांजना बन गया। इस बार हमने उनको ही मैसेज किया था उसी दिन। मैंने बबलू भैया बोलता हूं मैं तो उनको, बबलू भैया अब कितनी नीलांजना चाहिए। वे भी भावुक हो गए। क्या पता हम जैसे कितने ढीठ हो गए हैं।
कि सैकड़ों नीलांजना भी हमारे सामने नृत्य करें और चली जाएं, हम ढीठ के ढीठ ही हैं, चिकने घड़े के चिकने घड़े नहीं चेत पा रहे। कब बनेंगे हम राजा ऋषभदेव? और नीलांजनाएं ऐसे जीवों के लिए ही प्रभावित कर सकती हैं, हम तुम जैसों के लिए कैसे करें? दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपनी ही बात कह रहा हूं। आपकी अपनी आप जाने, मैं तो अपनी ही सोच रहा हूं। सोचना बहुत जरूरी है। अभी हम यहाँ जितने जूम पर बैठे हुए हैं, कभी अपन में से किसी का भी आ जाएगा चेहरा और यहाँ लग जाएगा, अरे वो आ रही थी, अथवा वो आ रहे थे, वो तो एक्सपायर हो गए। और डे बाय डे, महीनों में वो उनका 1 महीने का भी अंतर नहीं रहा, अपना भी 1 आध महीने, 1 आध साल ले लो, 2 साल, 5 साल, 10 साल में अपन इनमें से बहुत लोग चले जाएंगे। मैसेज आ रहा है, नीलांजना का मतलब क्या है, अर्थ से क्या है? ठीक है, वैसे तो जिनको पता है वो पता ही है, फिर भी बोल देता हूँ। राजा ऋषभदेव, इनको तो सब जानते ही हैं। जब ये राज्यसभा में बैठे हुए थे, वहां पर एक नृत्यांगना, जो अब वर्तमान की भाषा में कहें डांसर, डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और वहां पर उस नृत्यांगना को लाया गया जिसकी आयु बहुत कम थी, तो 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी होगी। ये तो क्या है, राजा ऋषभदेव को वैराग्य नहीं आ रहा था, तो सबको चिंता हो गई। अब चिंता हो गई, एक्चुअल में तो यह है, वैराग्य तो जिस समय आना है तभी आएगा, लेकिन देवों को भी चिंता हो गई कि इनको वैराग्य दिलाया जाए। दिलाई है, कहीं रामचंद्र जी को दिलाया गया, कहीं किसी को दिलाया गया, प्रसंग बनाए गए। तो जिसकी अल्प आयु है, एकदम एंडिंग पे है, उससे नृत्य कराया जाए। नृत्य कराया, उसका नाम नीलांजना था। नृत्य करते करते एक्सपायर हो गई, और देवों ने अपनी विक्रिया से वहां दूसरी नीलांजना खड़ी कर दी। अन्य जो दर्शक थे वे तो समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। वो राजा ऋषभदेव को पकड़ में आ गया कि अरे, ये तो एक्सपायर हो गई, दूसरी लाके खड़ी कर दी है, ये मुझे नहीं बना सकते उल्लू। मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, जिसने भी किया है सब गड़बड़ किया है। समझ गए, लेकिन फिर क्या समझे, इनने हमें मूर्ख नहीं बनाया है, हमें समझदार बनाया है। इनने हमें बता दिया कि अब दीक्षा लेने का समय आ गया है, अब चेत जाओ। तो उनको उसी समय वैराग्य आ गया, संसार की क्षणभंगुरता का ख्याल आ गया। हम्म, ऐसा ये नीलांजना की बात है। तो हमें तो ये बात देखना है कि जैसे संजीव जी को नीलांजना कहा गया, चले गए, हमें सिखा गए कि बन जाओ भाई, वैराग्य ले लो। नहीं हुआ, महीना भर हुआ, अपन अपने अपने में सेट हो गए थे। अब संजीव जी ज्यादा नहीं देखते होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत देखते होंगे, लेकिन जिस समय फरवरी के महीने में खूब देखे, मार्च में धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा असर कम होता चला जाता है। अब एक असर कम हुआ कि दूसरा एक और घटना वैसी घट गई, समझ लो फिर से दूसरी नीलांजन आ गई। अब तो चेतो, लेकिन हम अभी तीसरी का भी इंतजार कर रहे हैं, चौथी का भी इंतजार कर रहे हैं, और कब तक करते रहेंगे पता नहीं। एक दिन हम ही खुद नीलांजना की जगह पर खड़े हो जाएंगे, और हम राजा ऋषभदेव नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, घर का जैसा भी वातावरण हो, सब होने योग्य ही होना है। कोई भी आगे पीछे नहीं होता है। जिनको किसी प्रकार की परेशानियां हों, घर की, परिवार की,
उनको ये मान के चलें कि ये सब होने योग्य ही है, इनको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, बल्कि खुश हों कि कम से कम ये हमारे साथ हैं तो जिनके साथ ही नहीं है उनका क्या होगा। संयोगों की यदि व्यवहारिक दृष्टि से बात करें रेखा जी, यदि घर में भी कोई किसी से परेशान होता है तो उस समय लोक व्यवहार की दृष्टि से विचार करें तो कम से कम वो व्यक्ति है तो पूरे ही से चला जाए तो क्या होगा। तो जितना है, जिसको कहते हैं ना, प्राप्त ही पर्याप्त है, जितना अपने पास है उसमें हम संतुष्ट हो लें संयोग व्यवहारिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि से तो जिस समय जो होने योग्य होगा वह हो जाएगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। वहां है ना, दोनों घटनाओं में एक अलग प्रसंग था, वहां ब्रेन ट्यूमर वाला प्रसंग था कि वहां डॉक्टर भी फेल हो गए, यहाँ डॉक्टर के पास ही नहीं जा पाए। वहां डॉक्टर फेल हो गए, यहाँ डॉक्टर के पास ही नहीं जा पाए। तो हम किसको माने, कौन हमें बचा लेगा। अंजू जी, मेहर जी साहब, कौन बचा लेगा। इन घटनाओं से तो बिल्कुल पक्का कर ले, हमें कोई नहीं बचाने वाला है, कोई नहीं बचा सकता। पूरी है, चाहे सारे इंश्योरेंस करा लो, वो चाहे बॉडी का फिटनेस वो क्या सब टेस्ट करा लो, सारे चेकअप होंगे तो ठीक है, लोक व्यवहार की दृष्टि से हम सावधान तो रह सकते हैं, जो एक लोक व्यवहार में कहा जाता है उस अपेक्षा से चलो ठीक है, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए। लेकिन बॉडी चेकअप के बाद यदि उसमें कुछ गड़बड़ निकला कल्पना जी, तो डॉक्टर क्या कहेगा। यदि गड़बड़ निकला तो ऐसा थोड़ी है कि ठीक हो गए बॉडी चेकअप में। यदि कुछ गड़बड़ निकला तो निकल ही, फिर तो उसको कौन ठीक करे। यदि ऐसी बीमारी हो कि जिसका कोई इलाज ही नहीं हो, बस अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं अब तो भगवान भरोसे, अब तो दुआओं की जरूरत है, दवाओं की नहीं, ऐसी बात होती है। इसलिए हमें ये सारे प्रसंग बहुत ही चेताने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं। जिनका उनसे संपर्क होगा उनको तो वास्तव में विशेष असर होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो उनको नहीं जानते होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, नाम सुन रहे होंगे, उनकी आदत भी ऐसी थी, वो फील्ड में कम आते थे, पर्दे के पीछे ज्यादा काम करने में रस रखते थे। और हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता था। जयपुर में वो मुझे आगे कर देते थे तो मुझे लोग जानने लग जाते थे कि ये प्रवीण जी है, प्रवचन करते, क्लास लेते, और वे पीछे से खड़े हो जाते। कई बार तो ऐसे ही प्रसंग बनते कि मान लो बच्चों ने कुछ गड़बड़ किया तो कभी कभी वार्डन लोगों की मीटिंग हो जाती ना, कि आपने बच्चों को ध्यान क्यों नहीं दिया, बुलाया गया। तो ऐसे प्रसंग बने कि मुझसे तो कुछ नहीं कहा गया, वो धर्मेंद्र जी को कह दिया गया कि क्यों नहीं देखते। मैं उनको बोलता है मुझसे क्यों नहीं कहा कुछ, कहते हैं मेरे साथ तो ऐसे ही भैया, हमसे कहेंगे और हमें हमें अपवादत है, और तुम्हारा तो देखो भैया अध्ययन क्षेत्र है, तो तुमसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, कहना भी चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये मुझे झेलने दो, ये मेरे लिए यही काफी है। वो बस मैंने आदत में बना लिया है। मैंने ऐसा लगता था कितनी अंदर की महानता है कि व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि दोनों को बुलाया, कुछ गड़बड़ हुआ तो ये नहीं सोच रहे कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है। लेकिन भावना है परस्पर में, ईर्ष्या का भाव नहीं कि मान लो इनकी प्रशंसा हो रही, मेरी नहीं हो रही या कम हो रही, कोई बात नहीं। मैंने वास्तव में बहुत अंदर से
दृढ़ता और बहुत ही, जो समझ लो, जो इतने इतने साल से, करीब पिछले 20-25 साल से लगातार जो इसी फील्ड में पढ़ना पढ़ाने का काम चलता है, उससे अंदर अंदर खूब दृढ़ता बनती चली जाती है। इस स्वाध्याय करने कराने का ही विशेष फल है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग भी और मैं भी खूब अध्ययन के साथ चिंतन, अब चिंतन पे भी विशेष ध्यान देते हुए अध्ययन भी करें, चिंतन भी करें और अपने आप में मजबूत हों। उस समय भी कहा था लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, तो हम तो हमेशा तैयार रहें, आज कि आज ही तैयार रहें कि कुछ भी हो गया तो हम रेडी। फिर क्या होगा, वो बैंक अकाउंट का क्या होगा, वो प्लॉट मेरे नाम पे है उसका क्या होगा, बोलो रुचि। वो पति ने तो हमारे नाम पे कराया है, वो सिग्नेचर तो करना पड़ेंगे ना। सिग्नेचर करने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलता है। उनने सोचा होगा कि हम सिग्नेचर तो कर दें, पत्नी के लिए ऐसी व्यवस्था तो हो जाए। सोच ही नहीं सकता कोई, पता ही नहीं चल पाता कि क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। इसलिए वो जब होंगे तब होंगे, एकदम स्वस्थ रूप में अवस्था रहे तो ये सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन परिस्थिति कभी भी कुछ भी बन सकती है, इसलिए हम हर परिस्थिति में, हर समय पूर्णतः जागरूक, पूरी तरह से दृढ़ और अच्छे से मजबूत बने रहें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और बाद में करेंगे वाला कुछ नहीं है सिस्टम। नहीं तो वही वाली जो कहावत है, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी पड़े हैं वर्षों, परसों पड़े हैं, अभी क्या करना है। अरुण जी साहब, लेकिन सत्य तो यह है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, प्रलय होएगा। वहां प्रलय कहा माने यहाँ अटैक आएगा, कोई भी, कोई कोरोना हो जाएगा, कोई ना कोई जो दूसरी घटना है, ट्यूमर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो बहुरी करेगा कब, कब करेगा, चांस नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। मैं तो यही सोच रहा था बहुत, दोनों में से संजीव जी को तो फिर भी चांस मिला, चांस मिला, भाग्यशाली थे वो इस मामले में। 1 महीने तक चिंतन का अवसर मिला, उनको पता चल गया था सब पहले से कि अब मुश्किल है। डॉक्टर ने भी शायद कह दिया था कि 8 हफ्ते अधिकतम, माने 2 महीने अधिकतम। तो उनको चांस मिला और उन्होंने चिंतन धारा में कदम बढ़ा दिया, मिल गया मौका। धरविंद जी को तो चांस भी नहीं मिला इतना। अब उस समय लास्ट समय में जितना उनके मन में आया होगा, चिंतन किया होगा, जो जीवन भर का अभ्यास होगा, उस समय जितना सोच लिया हो विचार, क्योंकि सुनाओ, जब उसको बोला सुनाओ कुछ, तो इसका मतलब उनको महसूस हो गया होगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खुद विचार किए होंगे और उनसे सुनने की भावना व्यक्ति की। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब अपना अभ्यास हो। नहीं तो हो, नहीं हो अभ्यास तो अरे मेरी पत्नी को बुलाओ, दादा को बुलाओ, बच्चे को बुलाओ, उसको बुलाओ, मोहियों को बुलाओ, इस तरह की भावना होती है। तो यहाँ वो भावना हुई नहीं, कुछ सुनाओ, तत्व की बात बताओ। ये तो जिसको तत्व का बल हो वही ऐसी भावना भा सकता है। नहीं तो हम मोहियों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, 1% विकल्प भी नहीं। जिनने कहा मैं चलूं, एक और वार्डन था, चलूं नहीं बताओ, पत्नी ने कहा चलूं, अरे क्या जरूरत है, आता हूँ। उनसे कहा, संजय जी से कहा, वे भी आ रहे थे पीछे पीछे, रहने दो क्या करना। बने किसी की कोई जरूरत नहीं है, और अपने आप में मजबूत, ऐसी आराधना हमें करना है। हमें तो कदाचित समय ऐसा भी हो सकता है, किसी को समय मिले और किसी के साथ अचानक घटना घटे।
तो दोनों परिस्थितियों में तैयार रहने की जरूरत है। और आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, समय बहुत कम मिल रहा है। अपनी बॉडी के पूरे अंदर के पार्ट्स जो हैं केमिकल को खा पी के बहुत खराब हो रहे हैं। सब्जियों में, फलों में, बिल्कुल जितने स्टैंडर्ड के हाई लेवल के भी अच्छे अच्छे आइटम लाएंगे तो उनमें भी सब में कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन से कुछ ना कुछ उसके अंदर उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ उसको करने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें आ रही हैं। तो हम जो भी वर्तमान में खा पी रहे हैं, भक्ष्य भी खा रहे हैं, तो उनमें भी गारंटी नहीं ले सकते कि पूरी तरह से शुद्ध है। उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल या कुछ भी हो सकता है। तो अपने अंदर बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों, एक गारंटी नहीं है। अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो सबके गड़बड़ है। वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी एक तरह से ब्लास्ट हो सकता है। हम उसके लिए तैयार रहें, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा है। अभी तो उनका भी सुना ना, आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी का, एक आध दो मिनट सुना मैंने, बस ज्यादा नहीं सुन पाया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट है। बोलो कि हार्ट अटैक जो आ रहे हैं अमेरिका में, तो बहुत लोग ऐसे ही जा रहे हैं। और लगाई लगभग सबने। कुछ लोग होंगे जिन्होंने कदाचित नहीं लगाई, कि ने पहली डोज, दूसरी डोज, फिर वो बूस्टर बूस्टर कौन सी आ गई। तो इसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड का कोई मास्टर नहीं हूँ, और ना मैं बहुत इस संबंधी ज्यादा जानता हूँ। लेकिन जो सुना और जाना है उसके अनुसार कहा है। और ये भी सर्वथा नियामक तो खैर भी नहीं है, क्योंकि अ, देखो यहाँ एक मैसेज आ रहा है अंजू जी का कि वहां भी 24 साल का लड़का अटैक से चला गया। इससे अपन कोई नेगेटिव भी ना सोचें, क्योंकि कोई सोचने लग जाए कि अरे हमने वैक्सीन लगवाई है तो हमें भी कभी भी आ जाए। अब देखो, आना होगा तो आ ही जाएगा, बिना वैक्सीन वाले को भी आ जाएगा। और नहीं आना होगा तो वैक्सीन वाले को भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से सावधानियां भी जरूरी हैं, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और धार्मिक दृष्टि से भी। क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो अपना मन भी अच्छे से लगेगा। अभी हम जो अच्छे से बैठ पा रहे हैं, ये ठीक है। थोड़े ऊपरी ऊपरी तो स्वस्थ हैं ही, अंदर के अंदर जो चल रहा होगा अलग बात है। तो हम इस दृष्टि से स्वाध्याय कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, इसलिए इसको भी बना के रखें। और तीव्रता बढ़ा दें जितनी भी हमारी स्वाध्याय की अथवा जो चिंतन की प्रोसेस है। स्वाध्याय का समय यदि बढ़ सके थोड़ा और भी बढ़ा दें। कदाचित नहीं बढ़ पाए तो चिंतन का समय बढ़ा दें। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ना जरूरी है। कम पढ़ के भी ज्यादा चिंतन करें, वो ज्यादा उपयोगी है। भोजन ज्यादा करना शरीर के लिए ठीक नहीं। कम भोजन करके उसको पचा लें तो वो शरीर के लिए लाभदायक है। ऐसे ही हम बहुत ज्यादा खूब पढ़े, इतने भेद प्रभेद, उतने 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 याद है कि नहीं है, फिर इधर की एग्जाम, उधर की एग्जाम, उधर का ये, उधर का वो, और फिर पता चला कि एग्जाम का टाइम आ गया था और उसके पहले ही हम और कहीं पहुंच गए। करना है वो सब करना चाहिए, जहां जहां जो कोर्स चलते हैं, जो भी चलता है करें। लेकिन बहुत प्रेशर से नहीं कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे, वो आगे हो जाएंगे, कोई उसमें कंपटीशन आ जाए, ऐसे भाव नहीं। करें और अपने विशुद्धि को चेक करते रहें, परिणामों को चेक करते रहें कि हमारी विशुद्धि में बढ़ोतरी हो रही कि नहीं। जो हम ज्ञान कर रहे हैं उस ज्ञान में आनंद आ रहा है कि नहीं, आनंद में वृद्धि हो रही है कि नहीं। यदि आकुलता बढ़े तो समझना वह स्वाध्याय नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
अरे उन्होंने तो, हमारी जो है देवरानी जेठानी, उनने तो इतना इतने ग्रंथ पढ़ लिए, हमने तो अभी शुरुआत ही की है, अरे हम क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं, और हम भी इतने इतने घंटे पढ़ेंगे, उनको ओवरटेक करेंगे। इससे ये स्वाध्याय नहीं है, ये तो एक बाहरी कंपटीशन है, वो भाव है। इसलिए हाँ, उनकी विशुद्धि बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, इसमें करो कंपटीशन, इसमें कौन रोक रहा है। विशुद्धि उनके तो देखो परिणाम कितने अच्छे रहते हैं, ज्यादा आकुलता व्याकुलता नहीं करते, हर चीज को जल्दी स्वीकार करते हैं, किसी से एक ज्यादा कषाय नहीं रखते, थोड़ी बहुत आ जाए तो जल्दी से उसको खत्म करते हैं। ये चीजें आइडियल हैं। शास्त्र का गहराई से अध्ययन और खूब भेद प्रभेद, ये आइडियल नहीं है, विशुद्धि आइडियल होना चाहिए, और हम उसको बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसा भाव है। इतना मुझे कहना था, जितना कहा मुझे लगता है उतना ही पर्याप्त है। हो सकता है आप लोगों से भी किन्हीं किन्हीं से जुड़े हुए होंगे, तो आप लोगों के भी मन होते होंगे हम भी कुछ कहें, लेकिन मुझे लगता है जो आवश्यक है सब कह दिया, और कहना तो कहना ही है, कहना तो सब औपचारिकता ही है, उतरना ही असली है। जैसे पहले भी कहा था, वैराग्य सभाएं हो जाती हैं, पहले नाम देते थे शोक सभाओं का, अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि शोक तो कसाय है, नाम बदल दिया गया। प्रीति जी क्या नाम दे दिया, वैराग्य सभा है, किन्हीं ने श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि भी उतना अच्छा नहीं लगता तो वैराग्य सभा नाम दे दिया। लेकिन वैराग्य हो तो वैराग्य सभा है, राग ही बढ़े है, तो वैराग्य सभा भी कैसे हो। ठीक है, लोक व्यवहार की जो रीति नीति चल रही है उस पर हमें कोई व्यंग नहीं करना है, ना कोई कटाक्ष करना है, जो किया गया वो उत्तम ही है। कम से कम वो शोक शब्द से तो हटाने का प्रयास किया और वैराग्य शब्द लगाया, ये उत्तम ही है। लेकिन हमें असली में वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। हम बोल सकते हैं अच्छा अच्छा किसी के बारे में, अच्छी शैली हो सकती है, तो कदाचित कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि कोई, जैसे वक्त आते ना किसी के बारे में बोलने के लिए, ये चले गए वो चले गए, तो उनके बारे में बहुत लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, शैली भी बहुत अच्छी होती है, अच्छी अच्छी कविताएं भी होती हैं, तो लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, कितना बढ़िया बोला, क्या कविता बोली। अरे जो चला गया उसके बारे में तो तुम पूछ नहीं रहे हो, वो वक्ता जिन्होंने अच्छा बोला उसके बारे में तो खूब पीछे पड़ गए, क्या बोले क्या बोले, ऐसा बोले, मजा आ गया सचमुच, आप हमारे उसमें भी आना, उसमें ही बोलना, मतलब हमारे उसमें भी आना, आप तो अच्छा बोलते हो। ये बोलने की कंपटीशन कहाँ से आ गई। अरे जो व्यक्ति गया, उसने जो किया, अब उससे हम क्या सीखें, इस घटना से क्या सीखें, उनके जीवन से हम क्या सीखें, वह हमारे अंदर उतर जाए, वही असली है उनके लिए। कहना हो तो कह दो श्रद्धांजलि है, कह दो तो वैराग्य सभा है, और नहीं तो सब शोक ही शोक है, बाकी तो कुछ है नहीं। ऐसी भावना है, तो जितना मैं कहता जाऊंगा खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की 20 सालों की घटनाएं हैं, और इतना तालमेल और एक जैसी हैं कि वो तो वही हमें बार बार दिमाग में अभी मुझे आता रहता है। फिर भी मैं उससे हटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मोह वाले पिक्चर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, वैराग्य वाले पिक्चर थोड़ी आ रहे सामने। सुमन जी, जो पिक्चर्स बार बार देखते हैं, हम लोग वहां बैठते थे, हम लोग ये करते थे, हम लोग वो करते थे, घूमने भी साथ में जाते थे, साथ में बैठते थे, चर्चाएं होती थी, ये है। हाँ, हम लोग मैच के भी खूब शौकीन थे, खूब साथ में देखते थे। तो ऐसे ही है, साथ में उधर मैच देखना, उधर वहां भी जाना, जयपुर में जो क्या स्टेडियम
उधर जाना या इधर देखना, टीवी पे देखना, और कोई ज्यादा शौक नहीं, बस इसका था। तो साथ साथ में तो ये सारी चीजें याद जो की जा रही हैं या कर रहे हैं, ये तो सारे पिक्चर्स और घटनाएं मोह की घटनाएं। ये इसलिए ये मोह की घटनाओं को याद करना ये धार्मिक दृष्टि से तो अच्छा नहीं है, लोक व्यवहार की दृष्टि से अच्छा इसको कहा जाता है कि अरे ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो उससे मोह ही पुष्ट होना है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो धर्मेंद्र जी से परिचित नहीं होंगे, तो फिर अब लगे अरे कितने महान थे वो, ऐसे भी थे, वैसे भी थे, वैसे भी थे। ठीक है, महानता का ज्ञान हो जाना अच्छी बात है, लेकिन वो राग जुड़ जाना, मोह जुड़ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं थोड़ा इन चीजों से हटने का, और जो उनसे जुड़े वे भी प्रयास करें। थोड़ी तो आएंगी, और वे आएंगी बिना याद की आएंगी, क्योंकि ये चीज नेचुरल है। जैसे स्वाध्याय अपन खूब करते हैं तो चिंतन ऑटोमेटिक चलता है, जिससे मोह विशेष हो, राग विशेष हो, तो वे स्मृतियां ऑटोमेटिक अभी तो चलती ही रहेंगी। जब कहीं शिविर में जाएंगे, प्रशिक्षण शिविर में, तो उस समय हम लोग बच्चों के एडमिशन जयपुर में थे, तो दोनों मिलके विद्यार्थियों के इंटरव्यू लेते थे। और अब हम बांसवाड़ा और वो कोटा में हैं, तो दोनों अलग अलग पार्टी बना के इंटरव्यू लेते थे। कोटा वालों के वहां इंटरव्यू होंगे, धर्मेंद्र जी लेंगे। बांसवाड़ा वाले जो जिनको यहाँ आना है, तो हम उनके अलग इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसी ऐसी सारी घटनाएं एक साथ चलती थी। अब वही जाएंगे वहां, तो थोड़ा थोड़ा तो ध्यान आएगा, ख्याल में भी आएगा कि अब हमारे साथ इंटरव्यू लेने वाला कौन है, कौन अपना अपना जो साथ में चर्चा करने वाला कौन है। ऐसे विकल्प आएंगे अभी, लेकिन प्रयास तो यही है कि इन विकल्पों से दूर होना है, और वस्तु स्थिति को, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना है। उस स्वीकार करने में ही लाभ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जाने वाला तो चला गया, कहने वाले तो कह रहे हैं संजीव जी स्वर्ग में जाके वहां सीमंदर भगवान के समोसरण में गए होंगे। हम्म, माने स्वर्ग से वहां से फिर विदेश क्षेत्र में जाके सीमंदर स्वामी के यहाँ गए होंगे, और फिर धर्मेंद्र जी ने कोई बुला लिया, अरे मित्र तुम भी आ जाओ, क्यों वहां पे बैठे हो, अपन सीमंदर स्वामी के साक्षात लाभ लेंगे। ये तो भाषाएं हैं, और कवियों की और अच्छे अच्छे लेखकों की कहावतें जैसी हैं कि लोग इस भाषा में बोलते हैं। अपन भी बोलते हैं, बोल सकते हैं कि वे भी चले गए, बुला लिया अंतर मुहूर्त में, तो पर्याप्तियां पूर्ण करके एकदम युवा देव बन गए होंगे, और वे भी जाके पहुंच गए होंगे, अरे संजीव जी तुम यहाँ, क्या बात है, क्या बात है, मिल गए, मिल गए, अच्छा रहा, हम तो वही ढूंढ रहे थे, वहां थे ही नहीं। वहां मिले और खूब दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे होंगे। सच तो यही होगा, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि जो इतने सालों साल धर्म क्षेत्र में रहा हो, तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, जहां जाएगा आदत तो वही प्रशासन की है। क्या पता ऐसे समोसरण के प्रशासन में भी लग जाएं, जो तीर्थंकर का समोसरण है, चलो अपन व्यवस्था करते हैं, और तीर्थंकरों के समोसरण की व्यवस्था करते हैं। सिस्टमेटिक, माने जो गुण जिसमें रहता है वो हर जगह वो गुण काम करता है। यहाँ पर मुनिराज बैठेंगे, यहाँ पर देवता लोग बैठेंगे, यहाँ देवियां बैठेंगी, यहाँ पर मनुष्य के, यहाँ त्रिंच के, यहाँ आरिकाएं, यहाँ व्यंतर देव, वहाँ ये देव, वहाँ, माने ऐसी ऐसी अरेंजमेंट में क्या अरेंजमेंट है। और फिर दिव्य ध्वनि का श्रवण भी बहुत अच्छा है। जो भी रहा, जो भी है, होने योग्य ही है, वही हुआ है। हम भी अपने आप में दृढ़ हों, और परिणामों को और अच्छे से अच्छा करें, और विशुद्धि को बढ़ाएं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जाने वाले का समय आ गया था, कहने वाले अकाल मृत्यु भी कह सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार तो वह सब स्वकाल में ही हुआ है।
एक समय की पर्याय भी आगे पीछे नहीं हो सकती। यही होना था, तो वो सारे फिर निमित्त बन जाते हैं, और निमित्त कुछ काम करते नहीं। लेकिन फिर भी जब काम होता है योग्यता से, उपादान से, तो निमित्त वहां पर उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे। वे भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं निमित्त रूप में। ऐसा ही सारा हुआ है, और इसको हम स्वीकार करें, और हम भी जीवन में इसमें विचार करें। इतनी बात करते हुए, ऐसी भावना के साथ यहाँ पर अपन इस विषय को पूरा करते हैं। ओम नमः